हेलो हाय नमस्कार, मेरा नाम है प्रिया और आप देख रहे हैं सेहत का सफरनामा। एक ऐसा शो जहां हम हेड टू टो आपकी सेहत का पूरा ख्याल रखते हैं और छोटी छोटी जानकारियां आपको देते हैं। अब सबसे पहले बात अगर हेड की है तो बालों की बात तो ज़रूर आनी चाहिए। तो चलिए मुलाकात करते हैं डॉक्टर जहांगीर से। सर थैंक यू सो मच जो आपने टाइम निकाला। सर स्किन स्पेशलिस्ट हैं, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हैं, तो अब आज ना आपके बाल बड़े अच्छे लग रहे हैं। वैसे थैंक यू सो मच मैम। ये नकली है क्या? नहीं असली है, बिल्कुल हाथ लगा के देखिए, बिल्कुल असली है। ठीक है, तो अब मुझे ये बताइए कि मतलब कहते हैं कि लड़कियों की जो खूबसूरती होती है वो बालों से होती है, ठीक है? तो उनके लिए तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी हैं और कुछ गॉड गिफ्टेड भी हम कह सकते हैं कि बाल झड़ते नहीं हैं, लेकिन बेचारों लड़कों का क्या जो इतने मतलब अपने आप को हैंडसम बनाने के लिए जिम जाते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, अच्छी गाड़ी पे घूमते हैं, लेकिन जब बाल चले जाते हैं कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। तो उस कॉन्फिडेंस को कैसे बिल्डअप करते हैं आप? देखिए होता क्या कि हमारा जो हेयर लॉस होता है अलग अलग पैटर्न में होता है। ओके, जो मेल पैटर्न हेयर लॉस होता है वो बेसिकली एक रिसीडिंग पैटर्न में होता है। आपने बोला था कि फीमेल के बाल नहीं झड़ते, जनरली झड़ते तो, लेकिन क्या होता है कि वो एक डिफ्यूजली झड़ते हैं, कम होते हैं, लेकिन वो रिसीड नहीं करते। तो जब रिसीड नहीं करते तो उनका जो लुक होता है वो मेंटेन रहता है। लेकिन मेल में क्या होता है कि आपके बाल थोड़े रिसीड करते हैं, जैसे कि पहले मेरा हेडलाइन यहाँ हुआ था, उसके बाद यहाँ हो सकता है, यहाँ होने का चांसेस रहता है, राइट? तो उसको बोलते हैं मेल पैटर्न बालनेस। और ऑब्वियसली इस कंडीशन के अंदर जब आपके बाल झड़ते हैं तो थोड़ा कॉन्फिडेंस कम होता है लोगों में, है ना। फीमेल्स में क्या होता है कि आपका जब हेयरलाइन इंटेक्ट रहता है तो वो हमेशा कॉन्फिडेंट रहती है, बट यस थिनिंग की वजह से या फिर इसका थोड़ा विजिबल होता है तो ऑब्वियसली वो भी उनका भी चिंता रहती है, राइट? सर सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि हेयर ट्रांसप्लांट एक्चुअली होता क्या है और हेयर ट्रांसप्लांट इतना बड़ा हवा क्यों है? हेयर ट्रांसप्लांट मतलब सुन के ऐसा लगता है कि लोग डर जाते हैं, राइट? देखिए हेयर ट्रांसप्लांट से पहले थोड़ी बात कर लेते हैं हेयर लॉस के बारे में। जी बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा कि इस एज में या फिर इस टाइम काफ़ी लोगों में हेयर लॉस ज़्यादा हो रहा है। ओके, एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं जेनेटिक हेयर लॉस, वो तो हमने जानते ही हैं कि वो जीन्स की वजह से होता है और मेल पैटर्न बाल्डनेस का साइन होता है। और एक होता है जिसको बोलते हैं हम एपीजेनेटिक। जी देखो, जीन हमने सुना है कि जीन्स की वजह से होता है, कि अगर पिता के बाल नहीं है तो बेटे के बाल नहीं होंगे, ऐसा मतलब अंदाजा लगाया जाता है। जी, तो अगर फैमिली में किसी को हेयर लॉस है ज़्यादा तो पॉसिबिलिटी है कि हमारे जो पेरेंट्स से हमारे जो बच्चे हैं उनमें भी हेयर लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन एक कंडीशन उसको बोलते हैं एपिजेनेटिक। इसका मतलब ये होता है कि हमारी जो डे टू डे एक्टिविटी है, स्ट्रेस की वजह से, हमारे हम जो खाते हैं पीते हैं उसकी वजह से आपका हेयर लॉस होने का चांसेस ज़्यादा होता है। ओके, और वो जीन्स को अफेक्ट कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, और फर्दर जीन्स आपका हेयर लॉस कर सकता है। जी ओके, तो जब एक बार आपका हेयर लॉस होना शुरू होता है या हार्मोन का असर शुरू होता है तो उसके बाद में उसको कह सकते हैं कि उसका इफेक्ट लाइफ टाइम रहता है। राइट। तो मेडिसिन भी हमें लाइफ टाइम लेनी पड़ती है। अब हेयर लॉस अलग अलग कैटेगरी में होता है, अलग अलग कैसे ग्रेडिंग में होता है। ओके, अगर आपका हार्मोन्स का असर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो डेफिनेटली उस कंडीशन के अंदर आपके जो बाल होते हैं ना, हम बचा नहीं पाते उनको। हम उनकी लाइफ थोड़ी बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये कहें कि भाई ये बाल हमेशा रहेंगे, आई थिंक वो पॉसिबल नहीं हो पाता। जैसे एग्जांपल, किसी का हेयर लॉस आपका 20% है जो 22 ईयर्स में चला गया है, तो अगर आप मेडिसिन लोगे तो हो सकता है कि आपका 25 ईयर्स तक 30% ही हेयर लॉस। अच्छा, अगर आपने मेडिसिन नहीं लिया तो हो सकता है कि 50% हो जाए। तो कहने मतलब है कि मेडिसिन वगैरह जो भी होती है आपके बालों की लाइफ को बनाने के लिए काम करती है, लेकिन कंप्लीटली आपके लिए काम नहीं कर पाती है, बिकॉज हार्मोन्स का असर इतना ज़्यादा होता है कि हम फाइट नहीं कर पाते मेडिसिन से या कोई थेरेपी से। तो एक बार आपको लगता है कि भाई हमारा हेयर लॉस ज़्यादा हो गया है, 50% या 50% ज़्यादा हो गया है, इस स्टेज में क्या होता है कि हमारा जो स्काल्प होता है ना विजिबल हो जाता है, राइट? यहाँ से ओके, और फिर जो एग्जिस्टिंग हेयर होते हैं 50% के आसपास, वो इस एरिया को अच्छे से कवर नहीं कर पाते हैं और हमारा लुक लगता है कि ठीक लुक बाल्ड है थोड़ा सा। हाँ बाल्ड है, और फिर वो जो 25-30 साल की एज है उसमें वो अंकल की तरह लगने लग जाते हैं, बहुत बुरा लगता है। हाँ, आजकल तो मैंने देखा कि 18 ईयर्स 19 ईयर्स पे भी हेयर लॉस हो रहा है। हाँ बिल्कुल हो रहे हैं, क्योंकि एक तो लाइफस्टाइल और मेरे ख्याल से कुछ पानी का भी असर होता है। क्या पानी वाला पार्ट हम कह सकते हैं, बट जनरली क्या होता है जैसे कि वाटर या फिर अगर हम कुछ भी ट्रीटमेंट करते हैं तो उससे आपके हेयर स्ट्रेंथ पे ज़्यादा फर्क पड़ता है। देखिए हेयर लॉस एक इंटरनल प्रोसेस है जी। अगर आपका डाइट अच्छा नहीं है, आपको स्ट्रेस है, या फिर आपने ऐसी कोई मेडिसिन ली है जिसकी वजह से हेयर लॉस हो सकता है, या आपको कोई डिजीज़ है, इंटरनल कंडीशंस वगैरह है, या फिर बालों की डिजीज़ है, या फिर जो मोस्ट कॉमन है मेल पैटर्न बाल्डनेस, इनकी वजह से आपका हेयर लॉस ज़्यादा होता है, राइट? और एक बार जब आपका हेयर लॉस हो जाता है ना तो मान के चलिए कि मेल पैटर्न बाल्डनेस के अंदर जनरली वापस बाल नहीं आते हैं। और एक बार जब नहीं आए तब उसका जो सोल्यूशन होता है वो सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट होता है। बिल्कुल सही। तो हेयर ट्रांसप्लांट बेसिकली हम क्या करते हैं कि पीछे के जो बाल होते हैं इन पे हार्मोन का असर नहीं होता है। हाँ सर, ऐसा क्यों है? ये मैंने काफी देखा है। मैं एक्चुअली जानना चाह रही थी, जैसे मेरे ऑफिस में भी कुछ लोग हैं जिनके यहाँ बाल नहीं है और पीछे बाल हैं, है ना? तो ये क्या चक्कर है? हाँ, ये चक्कर थोड़ा हार्मोन्स का है। अच्छा, जब हमारे जो हार्मोन्स होते हैं उसको बोलते हैं हम डीएचटी हार्मोन बोलते हैं, और ये हार्मोन ही हमारा हेयर लॉस करता है। हाँ, होता है क्या कि इस एरिया के ऊपर वो हार्मोन्स थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट देता है, और बाकी जो बॉडी है वहाँ पर पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है। ओके, और इन बालों पे कह सकते हैं कि हार्मोन का असर नहीं होता है,
जनरली आपने देखा होगा कि अगर DHT जो हार्मोन होता है जो कि मेल सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं वो बियर्ड बढ़ाने का काम या फिर हाँ राइट चेस्ट के हेयर वगैरह बढ़ाने में वो हेल्प करता है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट होता है और उसकी वजह से यहाँ के बाल चले जाते हैं, इसी एयर के बाल जाते हैं। तो जब आपके पास कोई आता है पेशेंट या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि जो भी आए अपने बाल के कंसर्न दिखाने, पेशेंट ही है बेसिकली वो, तो वो उसको आप कैसे, उसकी शुरुआत कैसे होती है और ये कितना लंबा प्रोसेस है? क्योंकि कुछ लोग ना इस टीडियस प्रोसेस से भी डर जाते हैं कि अरे यार अब ये नहीं कर सकते, क्या डूज हैं क्या डोंट्स हैं, क्योंकि इंटरनेट पे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल है ना, उन डॉक्टर से भी बचने की जरूरत है मुझे लगता है। राइट। देखिए हमारे पास जो भी कोई पर्सन आता है जो कि बोलता है डॉक्टर मेरे को प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले उनका एक असेसमेंट होता है कि मैं पहले एग्जामिन करता हूँ उसको अच्छे से, और मेरे पास में सबसे अच्छा टूल होता है उसकी हिस्ट्री कि आपका हेयर लॉस कब से हो रहा है और कब से आपका स्टार्ट हुआ हेयर लॉस, आपकी फैमिली में किसी को हेयर लॉस तो नहीं है, आपको कोई और हेयर की डिजीज़ तो नहीं है या फिर और कुछ कमी तो नहीं है बॉडी के अंदर। ये मेनली सबसे पहला उसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर इनमें से कुछ प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले उसका हम सॉल्यूशन ढूंढते हैं। ओके, सेकेंड फिर हमारा एग्जामिनेशन का पार्ट आता है कि वास्तव में कितना परसेंट हेयर लॉस है। जैसे मैंने बताया शुरुआत के अंदर कि 50% से ज़्यादा हेयर लॉस है, आप प्लीज़ हेयर ट्रांसप्लांट का नाम ही मत लीजिए। मेरा सबसे पहला काम रहेगा इन बालों को बचाना। मैनी पीपल दे आर कमिंग विथ हेयर ट्रांसप्लांट कि डॉक्टर मेरा हेयर ट्रांसप्लांट कर दीजिए यहाँ पे, ओके, क्योंकि मेरा थोड़ा सा विजिबल हो रहा है स्काल्प। नहीं, अर्ली स्टेज में कभी भी आपको हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करना है। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इन बालों को बचाने के लिए हमें पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, हमें लगता है कि अच्छा स्टेबल हो गया हेयर लॉस तभी हम हेयर ट्रांसप्लांट का प्लान करेंगे। एग्जाम्पल, किसी का हेयर लॉस ज़्यादा है, ओके, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे कि हमें एग्जामिन करने के बाद हम ये देखते हैं कि वास्तव में यहाँ पे कितने बालों की नीड है हमें। ओके, और फिर यहाँ से फिर हम देखते हैं इसका डोनर एरिया कि कितना अच्छा डोनर एरिया है। तो जहाँ से हम बाल निकालते हैं उसको बोलते हैं डोनर एरिया, और जहाँ पे हम बाल लगाते हैं उनको बोलते हैं रिसिपिएंट एरिया। ओके, तो इन दोनों का रेशियो देखते हैं कि वास्तव में इस एरिया को कवर करने के लिए हमारे पास में इतने यहाँ पे ग्राफ्ट है या नहीं है। ओके, वो असेसमेंट होता है और उसके बाद हम देखते हैं उनका फिजिकल एग्जामिनेशन वगैरह कि वास्तव में बॉडी ठीक है या नहीं है। और उसके बाद में कुछ होते हैं इन्वेस्टिगेशन हमारे जो कि हमें करने होते हैं, ब्लड की जांच वगैरह होती है। अगर लगता है कि सब ठीक है, फिट है, तभी हेयर ट्रांसप्लांट के लिए प्लान करते हैं। सर, इसमें एक कॉस्ट की अगर बात करें तो कॉस्ट कितना आता है? मतलब एक आम इंसान अगर ये जानना चाहे कि पूरे हेयर ट्रांसप्लांट का जो कॉस्ट है वो कितना होगा, तो क्या सब बता सकते हैं? देखिए, कॉस्ट मैं बताऊँ आपको कि ऑब्वियसली एक बड़ा फैक्टर होता है कि कैसे क्लिनिक चूज़ करें और कैसे जो है हम डॉक्टर चूज़ करें, या फिर कॉस्ट हम कैसे डिसाइड करेंगे वास्तव में इतना हेयर ट्रांसप्लांट ये इतना कॉस्ट हो सकता है। देखिए, कॉस्ट के मैं अलग अलग कंपोनेंट बताता हूँ, ठीक है। जनरली लोगों को नहीं पता होता कि वो एक ही चीज़ देखते हैं कि हाँ 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, ये क्या चीज़ है। सो दे आर थिंकिंग लाइक दैट। एक्चुअली क्या होता है, कॉस्ट में आपका एक डॉक्टर का कॉस्ट होता है, डॉक्टर की फीस का कॉस्ट होता है, क्योंकि डॉक्टर आपको कम से कम 4-5 घंटे आपकी लगाता है, ठीक है। सेकेंड होता है कि फिर आपका जो एक रनिंग कॉस्ट होता है किसी भी क्लिनिक के लिए, वो होता है इंस्ट्रूमेंट्स हम कैसे यूज़ करते हैं, डॉक्टर आपका कितना ट्रेंड है, आपके लिए ट्रेंड होने के लिए वो कहाँ कहाँ गया है, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कॉस्ट उस पर जुड़ती है, किसी ध्यान रखिए आपका, है ना। तो उसके बाद में कॉस्ट डिसाइड होता है, ओके। एंड आपको कॉस्ट से पहले मेरे हिसाब से मैं मानता हूँ कि आप वहाँ पे क्लिनिक पे जाइए, 2-3 क्लिनिक विजिट कीजिए और देखिए कि मुझे किस तरह का हेयर ट्रांसप्लांट जो है मुझे पसंद है ना। आपका सिलेक्शन कैसे होना चाहिए, कॉस्ट को देके सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं 10 लाख रुपये हेयर ट्रांसप्लांट हो रहा है तो मैं वो सबसे बेस्ट होगा। ऐसा ये नहीं भी होता है। हाँ, कोई लगता है कि महंगा है तो अच्छा ही होगा, 2 लाख में हेयर ट्रांसप्लांट है तो नहीं यार 10 लाख वाला ज़्यादा अच्छा होगा, 2 लाख वाला, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें ये देखिए कि मुझे किस तरह का हेयर ट्रांसप्लांट पसंद है। थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच। आपने हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में बहुत छोटी छोटी जानकारी दी, तो अब आपको हेयर ट्रांसप्लांट से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, राइट डॉक्टर? बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलिए, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और हाँ, अगले वीडियो में क्या देखना है, कौन सा टॉपिक चुनना है, ये भी आप बता सकते हैं। तब तक के लिए अपना और अपने बालों का ख्याल रखिएगा।